नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का हमारा बिंदु है बिसल देव रासो। आज की जो क्लास होने वाली है वो प्रमुख रूप से व्याख्याता भर्ती परीक्षा आरपीएससी द्वारा जारी जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा है उसके लिए प्रमुख रूप से जो आरपीएससी द्वारा व्याख्याता भर्ती है उसके अंदर जो आदिकाल है उसमें दो नाम प्रमुख रूप से दिए गए हैं, बिसल देव रासो और पृथ्वीराज रासो। वैसे ये जो क्लास है ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाला हो, चाहे वो नेट सेट की तैयारी करने वाला हो, चाहे वो व्याख्याता की, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की और चाहे टीजीटी पीजीटी की, क्योंकि सभी के अंदर हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है और उसी से संबंधित है। और उसमें भी महत्वपूर्ण रूप से बिसल देव रासो और पृथ्वीराज रासो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसी से संबंधित आज की क्लास रहेगी। और आप सभी देख सकते हैं क्योंकि ये क्लास जो है बहुत ही विस्तार से होने वाली है। इसमें मैंने जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहास है लगभग जो हमारे सामने उपलब्ध रहते हैं, जैसे शुक्ल हुआ, नगेंद्र जी हुए, या फिर गणपति चंद्र गुप्त है, बच्चन सिंह जी, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, राम कुमार वर्मा जी, ठीक है ना। इन सभी के जो हिंदी साहित्य के इतिहास है उनकी जो विशेष रूप से मतलब जो वास्तव में अति महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैंने यहाँ आपको सभी को उपलब्ध करवाई है, संदर्भ सहित उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। तो देखते हैं बिसल देव रासो। अब रासो की बात करने से पहले मैं थोड़ी सी बात आपसे एक और करना चाहूँगा कि जैसे कि अपनी क्लास से जो है लगातार लग रही है, ठीक है, लगातार अपनी क्लास से लग रही है और क्लास जो हिंदी व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक के लिए जो क्लास से लग रही है और उनका क्या है कि पूरा पाठ्यक्रम करवाया जाएगा यहाँ यूट्यूब पर ही, और उसमें अदर कोई क्लास आती है तो उसमें क्लास संख्या नहीं रहती। ये जो क्लास के हिसाब से है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इस तरह से जो क्लासें चल रही हैं इनको देखेंगे तो आपको क्रम से जो है पूरा पाठ्यक्रम होता हुआ नजर आएगा। तो आप उसी तरह से देख सकते हैं और किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इन्हें देख सकते हैं। इससे पहले हमने आदिकाल से संबंधित जो भी मतलब सामग्री थी वो हम पढ़ चुके हैं, जैसे कहने से तात्पर्य नामकरण हुआ, या फिर उसके काल विभाजन हुआ, या फिर नाथ साहित्य हुआ, जैन सिद्ध साहित्य हुआ, जैन साहित्य हुआ, ये सारे पढ़ चुके हैं। रासो के अंतर्गत रासो की उत्पत्ति व्युत्पत्ति वो सारा हम पहले पढ़ चुके हैं, उसकी विशेषताएं पढ़ चुके हैं। आज हम बिसल देव रासो पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम पृथ्वीराज रासो पढ़ेंगे और उसके बाद वो बाकी के जो छोटे छोटे हैं तो उनको शायद एक ही क्लास में हम जो है करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आप छोटे छोटे टुकड़ों में आप इसको देख सकते हैं। देखते हैं बिसल देव रासो। बिसल देव रासो की बात करते हैं तो बिसल देव रासो के बारे में क्या है कि जो बिसल देव को विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता है, बिसल देव को विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता है। लेकिन विग्रहराज चतुर्थ कहा किसने है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि बिसल देव ही विग्रहराज चतुर्थ थे। अब ये क्या है कि अर्ध प्रमाणिक टाइप के जो है ये ग्रंथ है, या इनकी जो सामग्री है वो पूर्णतः प्रमाणिक नहीं है। इनके बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। जैसे कहने से तात्पर्य यह है कि हम डॉक्टर रामगोपाल शर्मा दिनेश और आचार्य शुक्ल की बात करें तो वो ये मानते हैं कि बिसल देव की रचना कब हुई थी? 1150 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1150 ईस्वी में हुई, वो मानते हैं। लेकिन हम बात करते हैं मिनारिया की, मोतीलाल मिनारिया की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये रचना 16वीं शताब्दी की रचना है। तो अलग अलग साहित्यकार इसे अलग अलग मानते हैं। हम बात करते हैं आचार्य शुक्ल की, रामगोपाल शर्मा दिनेश की, तो वो जो बिसल देव रासो है इसकी रचनाकार नरपति नालय को मानते हैं। लेकिन हम बात करते हैं मोतीलाल मिनारिया की, वो भी नरपति को मानते हैं। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि नरपति जो था वो बिसल देव का समकालीन नहीं था। ठीक है, अब हम बात करते हैं शुक्ल की, तो शुक्ल जी क्या कहते हैं? शुक्ल जी ये कहते हैं कि ये जो रचना है ये बिसल देव जो है वो विग्रहराज चतुर्थ थे। लेकिन बाकी सभी, हम बात करते हैं बच्चन सिंह की, हम बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की, हम बात करते हैं रामगोपाल शर्मा दिनेश की, तो वो सभी के सभी क्या कहते हैं कि ये जो है बिसल देव जो है वो विग्रहराज तृतीय का हो सकता है, चतुर्थ का नहीं है। तो इस प्रकार जो जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जो आदिकाल है, ठीक है ना, वो विरोधाभासों का काल रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसमें विरोधाभास अधिक रहेंगे, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, आप लोगों ने एक बात अच्छे से गांठ बांध लेनी है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो जैसे कहा जा रहा है उसको वैसे ही याद करने का प्रयास करना है। और पूरा याद करने के बाद फिर उसके बारे में एक सोच विकसित करनी है। और जब आप उसके बारे में एक सोच विकसित कर लेंगे तब अवधारणात्मक प्रश्न जो है आपके हल होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा कि कुछ जो विरोधाभासी जो बातें होती हैं उनको आपने नोट करते हुए चलना है कि ये विरोधाभासी बातें हैं। जैसे बिसल देव के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं
कि वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक बिसलदेव रासो है। वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक जो है वो बिसलदेव रासो है। लेकिन आगे चलकर वो कहते हैं कि इसका प्रधान रस जो है वो श्रृंगार है। एक तरफ वीर गीत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधान रस की। तो इस तरह से जैसे हमें पता चलेगा, क्योंकि ये जो प्रमुख बात है कि बिसलदेव रासो जो है वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक बिसलदेव रासो है, ऐसा किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो ये बात जो है कहीं ना कहीं हमें याद रख लेते हैं। फिर जैसे ही हम एक अवधारणा बना लेते हैं, जैसे ही प्रश्न आता है तो वो श्रृंगार वाली बात भूल जाते हैं। अचानक से वहां पूछा जाता है कि कौन सा रस जो है प्रधान है, वीर रस है या श्रृंगार रस है। तो हम वहां जाकर क्या कर देंगे? वीर रस कर देंगे, क्योंकि वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक मानी है। तो ऐसी अवधारणा नहीं बनानी है, ऐसे विरोधाभासी जो है, और ऐसी विरोधाभासी बातें अधिकतर आदिकाल में ही मिलेगी, आगे चलकर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ऐसी बातों का आपने जो है विशेष रूप से ध्यान रखना है। श्रृंगार क्यों है? क्योंकि बिसलदेव रासो जो है वो प्रमुख रूप से क्या है? वियोग श्रृंगार का ही काव्य है। इसमें अधिकतर जो वर्णन किया गया है वो किस बात का वर्णन किया गया है? 12 मासा का वर्णन है, जिसमें ऋतुओं का वर्णन है, ठीक है ना, और वियोग का वर्णन है, वियोग श्रृंगार का वर्णन है उसके अंदर, कि जैसे ही जो बिसलदेव है वो रूठ कर चले जाते हैं और पीछे से जो राजमती जो 1 वर्ष उनका वियोग झेलती है, उसी वियोग का ही सारा ये मतलब काव्य है। कहने से तात्पर्य है कि ये जो बिसलदेव रासो है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार इसमें 316 छंद है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार इसमें 316 छंद है, और ये 4 जो है भागों में बटा हुआ है। पहला जो भाग है वो राजमती के विवाह का और बिसलदेव राजमती के विवाह आदि का वर्णन है, उसके अंदर सिर्फ 83 छंद है, 86 है। और दूसरा जो है क्या नाम है, उनका रूठ कर जाना, वो रूठने से संबंधित जो बात होती है, उसमें 86 छंद है। लेकिन जो तीसरा छंद है जिसके अंदर वियोग वर्णन है, राजमती का वियोग वर्णन है, तो जो वो वियोग वर्णन है उसमें 143 छंद है। तो सबसे बड़ा छंद ही वही है, और उसमें किसका वर्णन है? 12 मासा का वर्णन है, ठीक है। तो सबसे पहले 12 मासा का वर्णन ही बिसलदेव रासो में किया गया था। ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। बिसलदेव की कहानी मैं थोड़ी सी आपको बता दूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। बिसलदेव की कहानी ऐसी है कि बिसलदेव जिसे विग्रहराज चतुर्थ माना जाता है, ये अरुणोराज से तात्पर्य, कहने से तात्पर्य ये कि अजय राज के पुत्र थे जिन्होंने अजमेर बसाया था। अरुणोराज के पुत्र अरुणोराज थे। अरुणोराज जिन्होंने वो ये अजमेर वाली झील बनाई थी, क्या नाम है उसका, ठीक है ना, अन्ना सागर झील है। और अरुणोराज के पुत्र थे विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर, और एक नाम और था, वो दिमाग से निकल रहा है, अजीतपाल, ऐसा कुछ है, ठीक है, 3 नाम थे। तो जो विग्रहराज चतुर्थ है ये अजमेर राज्य से संबंधित थे, सांबर से कह सकते हैं हम। और सोमेश्वर जो है इसके छोटे भाई या बड़े भाई जो थे, सोमेश्वर के पुत्र आगे पृथ्वीराज चौहान हुए थे। तो ये सारी कहानी उसी तरह से इसके बाद हम पृथ्वीराज चौहान भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये सांबर से संबंधित है। तो बिसलदेव जो है एक बार गर्वोक्ति से राजमती को कहते हैं कि भाई इस संसार के अंदर मेरे जैसा धन संपदा से युक्त राजा कोई है क्या इस संसार में? तो राजमती ने कह दिया, कहीं चलते ही बात नॉर्मल स्वभाव में चल रहे थे और कह दिया, क्या कह दिया कि आपके यहां तो नमक निकलता है, राजाओं के राजा तो उड़ीसा के राजा है जहां सोना निकलता है। यह बात कहीं न कहीं बिसलदेव को जो है खटक गई, और वो क्या है, रूठ कर जो है राजमती से चुपचाप धीरे से निकल गए। राजमती को इस बात की कुछ भी खबर नहीं हुई, पूरे राज्य को इसकी कोई खबर नहीं लगी, और वो उड़ीसा चले जाते हैं। उड़ीसा जाकर और वहां काम करने लग जाते हैं राजा के वहां, ठीक है ना। अब राजमती ढूंढती रहती है उनको, और वो 1 वर्ष तक, कुछ साहित्यकारों के अनुसार 12 वर्ष तक, ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। तो 1 वर्ष तक वो जो वियोग, ठीक है ना, सहन करती है, उसी वियोग का ही वर्णन अधिकतर 12 मास में है, और कवि का उद्देश्य भी वही रहा है, इसलिए इसमें श्रृंगार रस ही प्रधान माना गया है। तो ये कहानी है। फिर वापस वो आ जाते हैं। जैसे ही राजमती को पता चलता है कि राजा जो है उड़ीसा गए हुए हैं, फिर वो यहाँ से संदेशा भेजती है उड़ीसा के राजा के पास। उड़ीसा के राजा जो है बिसलदेव को बहुत अधिक धन देकर वहाँ से विदा करते हैं। तो इस तरह कहानी का समापन होता है 4 चरणों में। कुछ जगह इसके 200 चरण माने गए हैं,
डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, और रामकुमार वर्मा और आचार्य शुक्ल इसके 2000 चरण जो है वो मानते हैं। तो ये सारी जो है वियोग की ही कहानी है बिसल देवरासो। ये एक प्रकार का मुक्तक काव्य है, ये एक प्रकार का गीति काव्य है। आचार्य शुक्ल इसकी भाषा राजस्थानी मानते हैं, ठीक है ना। आचार्य शुक्ल इसकी भाषा राजस्थानी मानते हैं। आचार्य शुक्ल बिसल देव को विग्रहराज चतुर्थ मानते हैं, और बच्चन सिंह और बच्चन सिंह, मोतीलाल मेनारिया और रामगोपाल शर्मा दिनेश विग्रहराज चतुर्थ का मानते हैं। ये सारी बातें इनको विस्तार से हम पढ़ेंगे, देखते हैं। बिसल देवरासो नरपति नालय विग्रहराज चतुर्थ के समकालीन थे। नरपति नालय जो है कौन है? नरपति नालय रचनाकार बिसल देवरासो के विग्रहराज चतुर्थ के समकालीन थे। नरपति नालय ने बिसल देवरासो गीति काव्य की रचना की थी। नरपति नालय ने बिसल देवरासो गीति काव्य की रचना की थी। नरपति नालय ने अपनी रचनाओं में अपना नाम कहीं नरपति लिया है और कहीं नालय लिया है। ऐसा हो सकता है कि नाम तो नालय ही हो और नरपति उनकी उपाधि हो, ऐसा भी हो सकता है। साहित्यकार ऐसा मानते हैं कि उन्होंने कुछ जगह अपना नाम नरपति लिया है और कुछ जगह उन्होंने अपना नाम नालय लिया है। तो हो सकता है कि नालय उनका नाम हो और नरपति उनकी उपाधि हो। बिसल देवरासो की रचना के आधार पर नरपति नालय को 13वीं शताब्दी का माना जाता है। अब कुछ विद्वान इसे 13वीं शताब्दी का मानते हैं। नरपति नाम से 2 व्यक्ति हुए, एक राजस्थान से व दूसरा गुजरात से। कुछ साहित्यकार ये भी कहते हैं कि नरपति नाम से 2 व्यक्ति हुए हैं, एक राजस्थान से था, दूसरा गुजरात से। बिसल देव की रचना का काल उसके एक पद से जाना जा सकता है। बिसल देव की रचना का काल जो है उसके एक पद से जाना जा सकता है। वो पद कौन सा है कि 1272 मजारी जेठ बदी 9वीं बुधवारी, नालय रसायन आरंभ भई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। ठीक है ना, 1272 मजारी जेठ बदी 9वीं बुधवारी, नालय रसायन आरंभ भई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार का एक और है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, अभी दिमाग से निकल रहा है। वो है क्या नाम है, नल सिंह भट्ट का जो है ना, परमाल रासों से संबंधित है कि वर्ष 18 छत्री जिए, आगे 12 बरस ले कुकर जिए 13 लीजिए शियार, 12 बरस ले कुकर जिए 13 लीजिए शियार, वर्ष 18 छत्री जीवे और आगे जीवन को धिक्कार। तो ये परमाल रासों की जो पंक्तियां हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये आपने सभी ध्यान रखनी है। अभी हम बिसल देवरासो की बात कर रहे थे, बिसल देवरासो की अब हम बात कर रहे हैं। तो 1272 मजारी जेठ बदी 9वीं बुधवारी, नालय रसायन आरंभ भई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। अब देखो, नालय रसायन आरंभ भई, यहां से मैं एक तथ्य और बता देना चाहता हूं, ठीक है ना, एक छोटी कहानी के रूप में, और फिर अपने वापस यहीं आएंगे। नालय रसायन आरंभ भई, तो ये जो रसायन शब्द आया है ये किसके संदर्भ में आया है? ये आया है काव्य के संदर्भ में। किसके संदर्भ में आया है? काव्य के संदर्भ में आया है, ठीक है ना। और ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है आप सभी के प्रिय शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि बिसल देवरासो को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें रसायन शब्द का प्रयोग काव्य के रूप में बार बार हुआ है, अतः रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो रसायन से ही माननी चाहिए। रासो शब्द की उत्पत्ति, रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे माननी चाहिए? रसायन से। रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे माननी चाहिए? रसायन से। रसायन से। किसने कहा है ऐसा? ऐसा कहा है आप सबके प्रिय शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा है। ये मैं संदर्भ के बीच में आपको बता देना चाहता था थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि जहां भी रसायन की बात आती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। रासो शब्द की जो है व्युत्पत्ति जो है वो रसायन शब्द से मानी है। तो ये रसायन शब्द का संदर्भ जो दिया है उन्होंने बिसल देवरासो का ही दिया है कि बिसल देवरासो में जगह जगह जो है रसायन शब्द का प्रयोग काव्य के रूप में हुआ है। उसके रूप में उदाहरण भी वो यही देते हैं कि 1272 मजारी जेठ बदी 9वीं बुधवारी, नालय रसायन, नालय ने काव्य आरंभ किया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि इससे सन कैसे पता चला। अब यहां लिखा है कि 1272, अब 1272 का मतलब तो क्या हुआ? 1272, ठीक है ना।
तो फिर आगे क्या कहते हैं कि इसका काल जो है आचार्य शुक्ल कहते हैं कि 1272 का स्पष्ट अर्थ है 1212। अब 1272 का 1212 कैसे हो गया, तो उसी को स्पष्ट करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं, 1212 से तात्पर्य है 1100, मैं शायद शुरुआत में 1150 बता चुका हूं तो वो याद रख लेना थोड़ा सा, 1212 57 1155 रहेगा शायद, 1155 ईस्वी, ठीक है ना। तो 1212 कैसे, तो वो कहते हैं कि जो 72 शब्द है वो बरहोत्तर अर्थात द्वादशोत्तर, भी 72 जो है वो बरहोत्तर से बना है और बरहोत्तर का अर्थ है द्वादशोत्तर, और द्वादशोत्तर का अर्थ होता है 12, ठीक है ना। तो 12 है, 100 तो पहले ही आ गया और 72 हो गया, द्वादशोत्तर 12, तो 1212 अर्थात विक्रमी संवत 1212 में इसकी रचना हुई थी। किसकी रचना हुई थी, बिसलदेव रासो की 1212 में, 1155 ईस्वी माना जाता है, ठीक है ना, आचार्य शुक्ल के अनुसार। बिसलदेव रासो एक गीति काव्य है। बिसलदेव रासो क्या है, एक गीति काव्य है, ये आप सभी ने ध्यान रखना है। बिसलदेव रासो क्या है, एक गीति काव्य है। बात करें 1155, तो शुक्ल भी 1155 ईस्वी मानते हैं और रामगोपाल शर्मा दिनेश, डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के अनुसार रामगोपाल शर्मा दिनेश भी क्या मानते हैं, 1155 ईस्वी ही मानते हैं। जिसे आप डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से जानते हैं, उसी में जो आदिकाल लिखा हुआ है वो डॉक्टर रामगोपाल शर्मा दिनेश का लिखा हुआ है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं शुक्ल और नगेंद्र याद करवा दूंगा अच्छे से। जब आप मेरी क्लास से लेकर शुक्ल और नगेंद्र कभी खोलकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको पता ही नहीं चला कि आपने कब शुक्ल और नगेंद्र जो है सारा याद कर लिया है। नगेंद्र के बारे में हम जानते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास। अब उसमें किसने क्या क्या लिखा है बहुत कम विद्यार्थियों को ये ध्यान रहता है, लेकिन मैं आपको सभी याद करवा दूंगा। पूर्व पीठिका की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना, वो भी मैंने करवा दी है। भाषा की बात आएगी तो जो भाषा का सबसे पहले नगेंद्र के इतिहास में जो पार्ट आता है वो भाषा से संबंधित आता है कि भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और किस प्रकार संस्कृत से पाली प्राकृत अपभ्रंश होते हुए फिर इस तरह से हिंदी का विकास हुआ, हिंदी में कौन कौन सी बोलियां, कितनी बोलियां किस किस क्षेत्र में बोली जाती है, ये सारा डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रारंभ में दिया हुआ है। लेकिन ये किसके द्वारा लिखा गया, ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी बातें, फिर हम बात करते हैं पूर्व पीठिका नगेंद्र का है, फिर आदिकाल की बात करते हैं तो वो किसका आ जाता है, वो आ जाता है डॉक्टर रामगोपाल शर्मा दिनेश का। तो इसी तरह से जैसे संत काव्य आएगा तो मैं बार बार उस बात का व्याख्यान करते हुए सारी बातें आपको याद करवाता जाऊंगा, साथ में शुक्ल भी और बच्चन हजारी प्रसाद द्विवेदी और ये बाकी बहुत सारे राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, ये आपको साथ में गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में साथ साथ आपको मिलते रहेंगे। बिसलदेव रासो एक गीति काव्य है। बिसलदेव रासो 100 पृष्ठों की रचना है। कितने पृष्ठों की रचना है बिसलदेव रासो, 100 पृष्ठों की रचना है, 4 खंडों और 2000 चरणों में, 4 खंडों और 2000 चरणों में, जैसे मैं बता चुका था आपको 100 पृष्ठों की रचना याद रख लेना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसमें 2000 चरण है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार, आचार्य शुक्ल के अनुसार, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार इसमें 2000 चरण है। मतलब डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार या रामगोपाल शर्मा दिनेश के अनुसार जो पुस्तक है उसके अंदर 200 चरण दिए, हो सकता है मिस प्रिंटिंग भी हो सकती है, लेकिन शुक्ल के और रामकुमार वर्मा के हिंदी साहित्य के इतिहास में 2000 चरण दे रखे हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार बिसलदेव रासो में 316 छंद है। कितने छंद है, 316 छंद है। प्रथम चरण में 85 छंद है, द्वितीय चरण में 86 छंद है, तृतीय चरण में 103 छंद है और चतुर्थ चरण में 42 छंद है। याद रखना है, प्रथम चरण में 85, द्वितीय में 86, तृतीय में 103 छंद और चतुर्थ चरण में सिर्फ 42 छंद है। ये बातें याद रखनी है, आगे जाकर पूछ लूंगा मैं। बिसलदेव रासो के प्रारंभ में विवाह के गीत गाए गए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिसलदेव रासो के प्रारंभ में क्या किया गया है, विवाह के गीत गाए गए हैं। आचार्य रामचंद्र ने बिसलदेव रासो की भाषा जो है वो राजस्थानी मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिसलदेव रासो की भाषा जो है वो राजस्थानी मानी है। शुक्ल के अनुसार वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक बिसलदेव रासो है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रख लेना। शुक्लानुसार वीर गीत के रूप में क्या है, वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक जो है वो बिसलदेव रासो है। तो बिसलदेव रासो को वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक बिसलदेव रासो को किसने कहा है, आचार्य शुक्ल ने कहा है। आचार्य शुक्ल ने
वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक किसको माना है? तो बिसलदेव रासो को माना है। ये बात अच्छे से कंठस्थ कर लें, ठीक है ना। बिसलदेव को इतिहास में विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जाना जाता है। विग्रहराज ने हरिकेली नाटक की रचना की थी, ठीक है ना। यहां जब हम बात करते हैं बिसलदेव रासो की, नरपति नाला की बात करते हैं, तो यहां तीन बातें घूमकर आती हैं। तीन बातें कौन सी आती है? पहली तो यह आती है कि नरपति ने किसकी रचना की थी? किसकी रचना की थी नरपति ने? बिसलदेव रासो की। बिसलदेव रासो की। अब बिसलदेव रासो ने किसकी रचना की थी? तो बिसलदेव ने किसकी रचना की थी? तो बिसलदेव ने की थी हरिकेली नाटक की। हरिकेली नाटक, ठीक है ना। नरपति ने बिसलदेव रासो की रचना की थी, लेकिन जो बिसलदेव थे उन्होंने किसकी नाटक की थी? हरिकेली नाटक की रचना की थी। और बिसलदेव के समय ही एक और थे जो बिसलदेव के या विग्रहराज चतुर्थ के सभा कवि माने जाते हैं, सोमदेव जो थे उन्होंने ललित विग्रह नाटक की रचना की थी। किस नाटक की थी? ललित विग्रह नाटक की रचना की थी, जो संस्कृत में था। किस में था? संस्कृत में, जिसमें उसके अनुसार ही जो विग्रहराज चतुर्थ का सभा कवि था उसके आधार पर ही, क्या नाम था? सोमदेव जो था उसके आधार पर ही, उसके ललित विग्रह जो नाटक है उसके आधार पर यह माना गया है कि बिसलदेव रासो अप्रमाणिक है, क्योंकि उसमें जो है बिसलदेव के शौर्य की, उसकी वीरता के, उसके पराक्रम के, उसकी चढ़ाइयों का, उसकी लड़ाइयों का जो है बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। लेकिन बिसलदेव में ऐसी किसी लड़ाई का वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए ये नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो है नरपति जो थे वो सोमदेव के समकालीन नहीं थे, और सोमदेव जो थे विग्रहराज चतुर्थ के समकालीन थे। तो फिर ये सारी बातें कैसे हो सकती है? ये कहीं न कहीं घालमेल है। अपने को जो लिखा है वो याद रखना, ठीक है। मोतीलाल मिनारिया इसे 16वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। मोतीलाल मिनारिया इसे 16वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। रचनाकार नरपति को माना है, और मानते हुए इसका रचनाकार नरपति को माना है। बिसलदेव रासो में प्रथम बार 12 मासा का वर्णन किया गया है। बिसलदेव रासो में प्रथम बार किसका वर्णन किया गया? 12 मासा का। कहां किया गया था 12 मासा का वर्णन? 12 मासा का वर्णन किस चरण में किया गया? तीसरे चरण में किया गया है। पहला चरण में कितने? 85 छंद है। दूसरे चरण में 86 छंद। रासो भी लगा हुआ, बिसलदेव भी लगा हुआ। मेरे सामने जो 2 प्रश्न आए थे, और भी होंगे पर जल्दबाजी में मेरे पास 2 ही प्रश्न आए सामने मेरे। एक तो यह था कि उसमें पूछा गया था कि बिसलदेव रासो की नायिका का क्या नाम था, तो राजमती, बड़ा आसान सा प्रश्न पूछा गया था। दूसरा पृथ्वीराज रासो के बारे में पूछा गया था कि पृथ्वीराज रासो को भाटों की कल्पना किसने कहा है, तो वहां उत्तर आता है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कौन आते हैं? गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उसका उत्तर बताया गया। तो ये हम पृथ्वीराज रासो में हम देखेंगे। बिसलदेव रासो में प्रधान रस जो है वो श्रृंगार है। बिसलदेव रासो में प्रधान रस जो है वो क्या है? श्रृंगार है। बिसलदेव रासो की रचना किसमें हुई है? पिंगल शैली में हुई है। बिसलदेव रासो की रचना पिंगल शैली में हुई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रख लेना अच्छे से, ठीक है ना। बिसलदेव रासो मुक्तक काव्य है। बिसलदेव रासो मुक्तक काव्य है। 4 चरणों में कथा का सार है। 4 चरणों में कथा का सार है। कथा का सार पढ़ने से एक बार हम कथा का सार यहां कर लेते हैं। एक बार हम कथा का सार यहां कर लेते हैं। क्या है कथा का सार वो भी देख लेते हैं। क्या नाम है रचना का? रचना का नाम है बिसलदेव रासो। रचना का नाम क्या है? बिसलदेव रासो है रचना का नाम। रचनाकार कौन है? रचनाकार की हम बात करें तो नरपति नाल है। कौन है? नरपति नाल है। इसकी प्रमुख बातें कौन कौन सी आ गई हैं अभी तक हमारे सामने जो प्रमुख बातें आई हैं उनको मैं अभी आपको बता देना चाहता हूं। वो बातें हैं हमारे पास। 1 नंबर पर हम बात करें तो बिसलदेव रासो जो है वो क्या है? गीति काव्य है, ठीक है ना। ये है को हटा ही देते हैं।
ठीक है ना। बिसल देव रासो क्या है, गीति काव्य है। बात करें हम दूसरी तो क्या है, मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य है। बात करें 3 तो प्रधान रस क्या है, श्रृंगार है। प्रधान रस क्या है, श्रृंगार है। बात करें 4 पर तो वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक, वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक किसने माना है, शुक्ल ने, ठीक है ना। फिर हम बात करें 5 नंबर तो पिंगल शैली का, किसका प्रयोग हुआ है, पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। किस शैली का प्रयोग किया गया है, पिंगल शैली का प्रयोग किया गया। 6 नंबर पर बात करें तो 100 पृष्ठ 4 खंड और 100 पृष्ठ 4 खंड और 2000 चरण है इसमें। 100 पृष्ठ 4 खंड और 2000 चरण है इसमें। 7 नंबर पर बात करें तो यह रचना शुक्ल व दिनेश के अनुसार, रामगोपाल शर्मा दिनेश के अनुसार 1155 ईस्वी, ठीक है ना। हम बात करें ओब्लिक देकर या 8 नंबर पर ले आते हैं मेनारिया की, तो मेनारिया ने इसे माना है 16वीं शती की। अब हम बात करते हैं 9 नंबर पर। 9 नंबर की बात करें, दिख रहे हैं क्या भैया, 9 नंबर की बात करें तो 100 पृष्ठ 4 खंड 2000 चरण है। हम बात करें 9 नंबर पर तो 9 नंबर पर इसमें कितने छंद हैं, 316 छंद है, ठीक है। और फिर हम बात करें 10 नंबर पर तो प्रथम बार बारह मासा का चित्रण। बात करें हम 11 नंबर पर तो राजस्थानी भाषा, किसने माना है राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा की मैं बात करूं तो शुक्ल ने, ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं कि 12 नंबर पर, 12 नंबर पर मैं बात करूं तो क्या बात करूंगा, 12 पर बात करूंगा मैं, ये है बिसल देव कौन थे, बिसल देव कौन थे। तो शुक्ल के अनुसार, शुक्ल ने किसे माना है, विग्रह राज चतुर्थ और दिनेश बच्चन आदि ने इसे क्या माना है, विग्रह राज तृतीय का माना है, विग्रह राज तृतीय का माना है। फिर हम क्या महत्वपूर्ण बात पढ़कर आए कि विग्रह राज जो है, ठीक है ना, विग्रह राज चतुर्थ ने किसकी रचना की थी, हरिकेली नाटक की, किसकी रचना की थी, हरिकेली नाटक की। फिर बात करें जो विग्रह राज चतुर्थ का दरबारी कवि था सोमदेव, सोमदेव ने किसकी रचना की थी, तो सोमदेव ने रचना की थी ललित विग्रह नाटक की, जो संस्कृत में था मूल रूप से। सोमदेव ने किसकी की थी, ललित विग्रह। तो ये 14 तथ्य हैं जिनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, सामने दिख रहे हैं, अति महत्वपूर्ण। इतनी बातें हम पढ़कर आए हैं, ठीक है। अब जो 4 चरण है, मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती से सांबर के बिसल देव का विवाह। मालवा के राजा भोज परमार, यहां भोज की पुत्री बताई गई है, किसकी पुत्री, भोज परमार की, ठीक है ना। राजमती से सांबर के बिसल देव का विवाह। प्रथम चरण, कितने छंद है इसके अंदर, इसके अंदर थे 85 छंद। कितने छंद थे, 85 छंद डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। दूसरा जो है बिसल देव का राजमती से रूठकर 1 वर्ष के लिए उड़ीसा जाना, रूठकर उड़ीसा चले जाना। अब 1 वर्ष के लिए उड़ीसा चले जाना, अब भैया क्या है कि बिसल देव जी नाराज हो गए, भैया
तो ये राजा महाराजाओं के पहले हम कहानियाँ दादी नानी से कहानियाँ सुनते ही आए हैं कि किस प्रकार राजा जो होते थे वैसे रूठ कर, राजा कम ही जाते थे, रानियाँ रूठती थी, पर ये राजा ही रूठ के चलो, ठीक है ना। बिसलदेव राजमती से रूठकर 1 वर्ष के लिए उड़ीसा चले जाते हैं। इसमें कितने छंद है? इसमें 86 छंद है। राजमती का वीर वर्णन, बिसलदेव का उड़ीसा से लौटना, वीर वर्णन, वीर है वर्णन किस में है? तीसरे चरण में है, जिसमें 143 छंद है। तो प्रमुख रूप से आपसे पूछा जा सकता है कि राजमती के विरह का वर्णन, राजमती के विरह का वर्णन किस चरण में किया गया है? राजमती के विरह का वर्णन जो है वो किस चरण में किया गया है? या 12 मासा का वर्णन जो है बिसलदेव रासो में उसके किस चरण में किया गया है? तो किस चरण में किया गया 12 मासा का वर्णन? तीसरे चरण में किया गया है, जिसमें 143 छंद है। चौथा जो चरण है, भोज द्वारा राजमती को अपने घर ले जाना, बिसलदेव का राजा भोज के घर जाना और राजमती को चित्तौड़ लाना, यह है, इसमें है सिर्फ 42 छंद। 5 6 11 11 3 14 2 16 हो गए, टोटल 316 छंद डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। 1 मिनट, अपने एक बात, प्रधान रस श्रृंगार है, ठीक होगी। बिसलदेव की प्रमाणिकता एवं अप्रमाणिकता, बिसलदेव की प्रमाणिकता एवं अप्रमाणिकता से संबंधित हम बात करते हैं कि एक मत के अनुसार बिसलदेव से 100 वर्ष पहले ही राजा भोज का देहांत हो गया। उनकी कन्या के साथ बिसलदेव का विवाह कल्पना प्रतीत होता है। तो वैसे भी मैं बता चुका हूं कि रासो काव्य जितने भी थे वो कल्पना युक्त थे। रासो की बात करें तो रासो के अंदर क्या है? अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। सभी राशियों में अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है और कल्पना का जो है प्राचुर्य रहा है, प्रत्येक चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, ठीक है ना। और अधिकतर क्या है कि वो अर्ध प्रमाणिक है या अप्रमाणिक ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि उनमें क्या बाद में पद जोड़ दिए गए हैं। तो इस तरह से समझ में नहीं आता कि किस काल की रचना है, बाद में किसी भाट या चारण ने लिखी है या पहले लिखी है, ठीक है ना। रास और रासों की बात करते हैं तो रास जो था वो जैनों का था। जैन जो धर्म से संबंधित रचनाएं लिखते थे वो रास कहलाते थे। और बाद में जो है सामंतों के काल में, राजाओं के काल में, जो राज्यों या सामंत, राजा या सामंत के जो आश्रय में रहते थे कवि, उन्होंने जब अपनी राजा की प्रशंसा में लिखी। कहने से तात्पर्य है कि जब जैन श्रावकों ने अपने आराध्य की आराधना के लिए, ठीक है ना, ग्रंथ लिखे तो वो रास कहलाए थे। लेकिन जब राज्य आश्रित या सामंतों के आश्रित जो साहित्यकार थे या जो कवि थे, उन्होंने अपने राजा या सामंत की आराधना में या प्रशंसा में जो कुछ लिखा वो रासो काव्य के अंतर्गत कहलाए। ये बात मैं पहले बता चुका हूं कि रास जो था वही राजस्थानी में चलकर रासो हो गया, क्योंकि राजस्थानी में क्या होता है कि अकारांत या आकारांत जो भी शब्द होते हैं वो ओकारांत हो जाते हैं, इस वजह से रास का रासो हो गया था। विग्रहराज चतुर्थ का राजकवि सोमदेव को माना जाता है, नरपति नालय को उसका समकालीन नहीं माना जाता है, ऐसा भी कुछ साहित्यकारों ने कहा है इसको अप्रमाणिक सिद्ध करने के लिए। बिसलदेव के राजकवि सोमदेव रचित संस्कृत नाटक ललित विग्रह में बिसलदेव की वीरता, शौर्य, पराक्रम, ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है और बिसलदेव में इसका कहीं वर्णन नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब ये ऐसा मान रहे हैं अप्रमाणिक मानने के लिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जब वो मतलब किसी राजा के श्रृंगार का वर्णन कर रहा है तो वो श्रृंगार पर की रचना लिखेगा, वो उसकी चढ़ाइयों का वर्णन क्यों करेगा? और जो चढ़ाई, जो वीरता का, वीर रस से पूर्ण काव्य की है ना, काव्य लिख कैसा रहा है व्यक्ति? अगर नरपति नालय को वीर रस से पूर्ण कविता करनी नहीं थी, उसको श्रृंगार रस से पूर्ण कविता करनी थी, तो वो वीर रस क्यों बीच में लेकर आए? तो इसलिए ऐसा तो कोई समस्या नहीं है कि उसने नहीं की, वो कोई पराक्रम की कर सकता है, कोई उसकी श्रृंगार का वर्णन भी तो किया जा सकता है, दोनों एक साथ जरूरी नहीं है। बच्चन के अनुसार बिसलदेव रासो विग्रहराज चतुर्थ का नहीं, तृतीय का हो सकता है। बच्चन के अनुसार जो है बिसलदेव रासो किसका हो सकता है? विग्रहराज तृतीय का हो सकता है, चतुर्थ का नहीं है। किसका हो सकता है? तृतीय का। अजमेर राज्य की स्थापना करने वाले अजय राज के पुत्र थे अरुणराज, जिन्होंने अन्ना सागर झील बनाई थी। और अरुणराज के 3 पुत्र थे, विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर और जगदेव। विग्रहराज चतुर्थ का ही उपनाम बिसलदेव था, ऐसा कहा जाता है। ये जो सोमेश्वर थे इनके पुत्र थे पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली के राजा थे अनंगपाल। ये पृथ्वीराज चौहान में हम पढ़ेंगे कि दिल्ली के राजा अनंगपाल थे। अनंगपाल के 2 पुत्रियां थी, उनमें से कमला और शायद
2 पुत्रियां थी, 2 पुत्रियों में से एक पुत्री का विवाह सोमेश्वर से हुआ था, एक किसी दूसरे राजा से हुआ था, ठीक है ना, कन्नौज के राजा से। अब कन्नौज के राजा से हुआ तो कन्नौज वाले से कौन पैदा हुए, जयचंद, और इधर पृथ्वीराज। पृथ्वीराज और जयचंद दोनों के नाना जी कौन थे, अनंगपाल थे, दिल्ली वाले। लेकिन अनंगपाल के कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि पृथ्वीराज को गोद ले लिया। जयचंद को यह पसंद नहीं आया, जयचंद कहने लगे कि मैं, मेरे में क्या कमी है जो मन कौन लियो, भी मुझे भी तो राजा बनाया जा सकता था, मुझे भी तो गोद लिया जा सकता था, मैं भी तो नाती हूं। तो ऐसी स्थिति में दोनों के अंदर हमेशा विरोधाभास रहा था और इसी की वजह से इनमें लड़ाइयां चली थी। फिर पृथ्वीराज चौहान जो अधिक शक्तिशाली थे, उन्होंने जयचंद की पुत्री से गंधर्व विवाह कर लिया था और ये जयचंद को सहन नहीं हुआ। वो सीधे लड़ाई करके पृथ्वीराज चौहान से जीत नहीं सकते थे, और जब व्यक्ति जीत नहीं सकता, आन बान शान की बात आती है तो वो फिर सब कुछ भूल जाता है। और उन्होंने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित कर लिया और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को मौत के घाट उतार दिया था। ये सारी बातें हम जानते हैं। लेकिन पृथ्वीराज रासो में ऐसा नहीं है। पृथ्वीराज रासो में यह कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने मरने से पहले ही मोहम्मद गौरी को मार दिया था। बिसलदेव कथा। एक बार बिसलदेव ने गर्वोक्ति से कहा कि उसके समान धनी राजा दूसरा नहीं है। राजमती से रहा न गया। वह बोली कि तुमसे धनी तो उड़ीसा का राजा है, तुम्हारी खानों से तो नमक निकलता है, उसके यहां तो खानों में हीरे निकलते हैं। राजा नाराज होकर उड़ीसा चला गया। राजा नाराज हो गया, छोटी सी बात पर, ठीक है ना। 1 वर्ष तक उड़ीसा के राजा के यहां नौकरी करने लग जाता है। यह काव्य राजमती के 1 वर्ष तक भोगे गए वीर्य का गीत है। बाद में राजमती बुलावा भेजकर बुलवाती है। जब उड़ीसा के राजा को यह बात पता चलती है तो बिसलदेव को बहुत सारा धन देकर विदा करते हैं। पिरे के उड़ीसा से लौटने के बाद राजमती पुनः मुखर उठती है और राजा तकड़ो के नाराज ही हो गयो। पहला के लोग यहाँ कह रहे कहता अगर उड़ीसा राजा ज्यादा तकड़ा तो भैया उड़ीसा लग जाके बैठ जा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, पहले वाले ऐसे कर देते थे। फिर ये जो है एक पद है, ये याद रख लेना, पहली पंक्तियां अंतिम पंक्तियां आप याद रख लेना कि गर्भ करी उबो छदू सांबरियो राव मो सरीको नाही उर बुवाल। ये 2 पंक्तियां याद रख लेना। मां गरी सांबर उगे च्यों दिशी थान जैसलमेर कड़वा बोलने बोलिए नारी तुमो मेल से चित बिसरी। कड़वे बोल नहीं बोलना चाहिए कभी भी, ठीक है ना। जदू धन मिलती अंग सवार मान भंग हो तो बाहो ईणी परिहरता। ये जो है ये वाली पंक्तियां याद रख लेना, आखिर वाली 4 और शुरू वाली 2 याद रख लेना। और 1-2 बार बार जब बाकी चीजें पढ़ो तब इसको भी पढ़ लेना। धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा कि कब याद हो गया। कम से कम वहां जो पद आएंगे आप पहचान लोगे। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने बिसलदेव की 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया है, ठीक है ना। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने, एक कहानी वहां रह गई थी, अगर आपने स्क्रीनशॉट मारा है तो फिर से मार लेना। इसमें एक बात और रह गई थी। वो बात क्या रह गई कि नरपति ने, सॉरी कामता प्रसाद ने, कामता नहीं है माता प्रसाद है, सॉरी माता प्रसाद ने कितनी 128 छंद का संपादन किया। माता प्रसाद ने 128 छंद का संपादन किया है। यह बात यहां रह गई थी। चलते हैं आगे। बिसलदेव, मोतीलाल मिनारिया बिसलदेव को गे काव्य नहीं मानते। अब मोतीलाल मिनारिया जी भैया राजस्थान का बंदा है और मोतीलाल मिनारिया जी जो है हर बात पर अड़ गए। आचार्य शुक्ल जी की हर बात पर ये अटक गए हैं। कैसे अटक गए कि आचार्य शुक्ल ने क्या कहा, आचार्य शुक्ल ने कहा कि इसकी रचना 1155 ईस्वी में हुई है, लेकिन मिनारिया जी अपना क्या कहे, मिनारिया जी क्या कौन हुई भैया 16वीं शताब्दी में हुई है। अब बिसलदेव जो है अगर राजस्थान के है तो हम राजस्थान वाले जाने, तुम यूपी वाले क्या जानो, ठीक है ना। तो मोतीलाल मिनारी जी अड़ गए, कहते कि नहीं है भैया ये 16वीं शताब्दी की रचना है, 12वीं शताब्दी की रचना कोनी 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 कोनी। अब आगे चलते हैं तो शुक्ल जी क्या कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि ये क्या है, गीति काव्य है। क्या है, गीति काव्य है। और मिनारिया जी क्या कहते हैं कि ये गेय काव्य नहीं है, ये गेय काव्य नहीं है। इस तरह से दोनों में कहीं ना कहीं जो है विरोधाभास नजर आता है। बिसलदेव के समय की बात करते हैं। आचार्य शुक्ल 1155 ईस्वी मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में अर्थात राम गोपाल शर्मा दिनेश, अर्थात डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश 1155 ईस्वी मानते हैं। माता प्रसाद गुप्त जो है वो 14वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। मोतीलाल मिनारिया इसे 16वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। अपने यहां और कर लेते हैं। यहां क्या है, शुक्ल विग्रह राज चतुर्थ ने क्या माना है, शुक्ल ने विग्रह राज चतुर्थ का माना है, ये आ गया। मिनारिया 16वीं शताब्दी की मानते हैं। ओब्लिक करके हम करते हैं कि माता प्रसाद गुप्त जो है वो किस काल के मानते हैं, वो 14वीं शताब्दी की रचना इसे मानते हैं।
14वीं शताब्दी की रचना इसे मानते हैं। चलते हैं आगे। बिसल देवरासो का रचनाकार, बिसल देवरासो के रचनाकार की बात करते हैं तो शुक्ल के अनुसार यह विग्रहराज चतुर्थ का काव्य है। ठीक है, एकमात्र शुक्ल जो है वो इसको विग्रहराज चतुर्थ का मानते हैं। अब बात करते हैं नगेंद्र की, अर्थात रामगोपाल शर्मा दिनेश की, तो वो इसे विग्रहराज तृतीय का काव्य मानते हैं। फिर बात करते हैं बच्चन सिंह की, तो वो भी इसे विग्रहराज तृतीय का मानते हैं। वो कहते हैं कि बिसल देवरासो विग्रहराज चतुर्थ का नहीं, तृतीय का हो सकता है, अर्थात विग्रहराज तृतीय का। बिसल देवरासो को विग्रहराज तृतीय का किसने माना है? बिसल देवरासो को विग्रहराज तृतीय का जो है वो किसने माना है? तो किसने माना है की बात हम कर सकते हैं। किसने माना है? बच्चन सिंह ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी, यह तो निश्चित है कि नरपति नाला बिसल देवरासो का समकालीन नहीं था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। नरपति नाल्य को सभी ने माना है लगभग कि रचना किसकी है? नरपति नाल्य की है, लेकिन यह कहते हैं कि यह तय है कि नरपति नाल्य बिसल देव का समकालीन नहीं था, अर्थात नरपति नाल्य को बिसल देव का समकालीन किसने नहीं माना है। जब संगत असंगत आते हैं तो उसमें इस तरह से पूछा जा सकता है कि शुक्ल के अनुसार यह विग्रहराज चतुर्थ का काव्य है, नगेंद्र के अनुसार यह बिसल देव तृतीय या विग्रहराज चतुर्थ का काव्य है, बच्चन के अनुसार बिसल देवरासो विग्रहराज चतुर्थ का नहीं तृतीय का हो सकता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी यह तो निश्चित है कि नरपति नाला बिसल देव का समकालीन नहीं था। ऐसी बातें वहां पूछी जा सकती है, तो इस बातों को याद रखें। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने भी इसे विग्रहराज तृतीय का ही माना है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी आ जाते हैं। एक और मैनेज कर लेते हैं कि शुक्ल ने विग्रहराज चतुर्थ का माना है, दिनेश, बच्चन और ओझा, ठीक है ना। दिनेश, बच्चन और ओझा ने इसे विग्रहराज तृतीय का माना है। चलते हैं आगे। थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। ग्रंथ में बार बार लिखा है कि उसने रासों का गान किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं अपने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास में, पृष्ठ संख्या 41 पर आपके पास पड़ा है तो देख लेना भैया, फिर मुझे मत कहना, ठीक है। ग्रंथ में बार बार लिखा है कि उसने रासों का गान किया था। गायो हो रास सुने सत कोई, सब कोई हो सकता है, ठीक है ना। पयु हरिश गायन कई गाई, इससे ज्ञात होता है कि ग्रंथ की रचना गाने के लिए हुई होगी, पर राजपुताने के कुछ विद्वानों ने जोर देकर कहा है कि बिसल देव कभी राजपुताने में गाया नहीं गया। बिसल देव राजपुताने में कभी गाया नहीं गया। यह किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ऐसे कैसे आ सकता है, याद रख लेना। ग्रंथ में बार बार लिखा है कि उसने रासों का गान किया था। गायो हो रास सुने सब कोई, पयु हरिश गायन कई गाई। ये नरपति नाल्य की जो रचनाएं है वो उसके अंदर बिसल देव रासों के लिए है। आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं कि इस ग्रंथ बिसल देव रासों में श्रृंगार की ही प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? श्रृंगार की ही प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? श्रृंगार की ही प्रधानता है। वियोग गीत गाए गए हैं। किसकी प्रधानता है? श्रृंगार की। वीर रस का तो किंचित मात्रा भास मात्र है। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे कैसे पद आ सकता है? बिसल देव रासो व्याख्याता में विशेष रूप से लगाया गया है, विशेष रूप से उसका नाम दिया गया है, और ऐसी पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी की अवश्य आ सकती हैं। कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का तो किंचित आभास मात्र है, संयोग और वियोग के ही गीत कवि ने गाए हैं। बिसल देव रासो के संपादक माता प्रसाद गुप्त व अग्रचंद नाहटा है। याद रख लेना, बिसल देव रासो के संपादक जो है वो माता प्रसाद गुप्त और अग्रचंद नाहटा है, और ये वही हो सकती है जो 128 छंद का जो संपादन किया है, जहां तक है ये वही हो सकते हैं। बिसल देव रासो की नायिका राजमती को क्या कहा गया? प्रोषित पति का नायिका कहा गया है। क्या कहा गया है? याद रख लेना, प्रोषित पति का नायिका। हम बात करते हैं एक चीज और यहां रख लेते हैं कि राजमती जो है वो क्या है? राजमती जो है वो क्या है? राजमती प्रोषित पति का नायिका है। राजमती जो है वो प्रोषित पति का नायिका है। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार फिर से,
ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं बिसल देव रासो की नायिका राजमती को प्रोषित पति का नायिका कहा जाता है। बिसल देव रासो गोड़वाड़ी बोली की मुख्य रचना, यह पूछा जा चुका है, फिर से बता दूं, बिसल देव रासो गोड़वाड़ी बोली की मुख्य रचना है। गोड़वाड़ी जो मारवाड़ी की उपबोली है, तो इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है कि बिसल देव रासो की जो है वो किस बोली में लिखा गया है, तो गोड़वाड़ी बोली में लिखा गया है, गोड़वाड़ी बोली में, ठीक है ना। वैसे राजस्थानी में जो मारवाड़ी आती है, मारवाड़ी की जो उपबोली है गोड़वाड़ी, उसमें बिसल देव रासो लिखा गया है। अच्छे से मैनेज कर लेना, ठीक है ना। किसमें है, भाषा की बात करें तो कौन सी है, भाषा की बात करें तो कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों, गोड़वाड़ी। गोड़वाड़ी याद रख लेना, कौन सी है, गोड़वाड़ी। गोड़वाड़ी किसकी उपबोली है, मारवाड़ी की। ये मैंने ब्रैकेट में मारवाड़ी लिख दिया है, और इसी मारवाड़ी से आप समझ जाओगे कि ये क्या है, इसी मारवाड़ी से आप समझाओगे कि राजस्थानी की है। गोड़वाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। डॉक्टर नगेंद्र, बिसल देव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता। अब वो कह रहे हैं कि बिसल देव रासो की जो श्रृंगार परंपरा है, बिसल देव रासो की जो श्रृंगार परंपरा है, इसका आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता। डॉक्टर नगेंद्र का तात्पर्य है, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास और वैसे रामगोपाल शर्मा दिनेश का कथन है ये कि बिसल देव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता, विद्यापति से होती हुई ये, ठीक है ना, बिसल देव विद्यापति से होती हुई यह परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यानक काव्यों पहुंची और फिर कृष्ण भक्तों को उसने प्रभावित किया तथा रीति काल में जाकर उसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या 66। कहने से तात्पर्य है कि रामगोपाल शर्मा दिनेश कहते हैं कि जो बिसल देव रासो वाली श्रृंगार परंपरा थी ना, अर्थात रामगोपाल शर्मा दिनेश भी इसे श्रृंगार काव्य की रचना मानते हैं। वो कहते हैं कि ये श्रृंगार की जो रचना यहां से शुरू, इसके अंदर जो पद है वो मैंने बताया नहीं है, बहुत अधिक श्रृंगार के जो पद हैं, ठीक है ना। तो उन पदों के बारे में कहा गया कि ये जो श्रृंगार की परंपरा ये यही नहीं रुकी, ये कहां चली, यहां से निकलकर विद्यापति के पास गई, और विद्यापति से निकलकर किसके पास गई, सूफी काव्यों के पास, सूफी कवि जो थे उनके पास गई ये श्रृंगार की रचना, और सूफी कवियों से निकलकर कृष्ण काव्यों के पास, और कृष्ण कवियों के पास निकलकर रीतिकाल वालों के पास पहुंची है। उसके बाद फिर ये ऐसी बातें थोड़ी सी कम हो गई, वहां तक ये इसका विकास लगातार चरम पर पहुंच गई थी रीतिकाल में जाकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बिसल देव के राजकवि सोमदेव रचित ललित विग्रह नाटक। शुक्ल जी आपने दोनों पास ही चाल जाए भैया, ठीक ही काम है, ठीक है। बिसल देव के राजकवि सोमदेव रचित ललित विग्रह नाटक। ललित विग्रह नाटक किसका है, सोमदेव का है, संस्कृत में रचित है, जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिला है, जो राजपुताना म्यूजियम में सुरक्षित है, ठीक है ना, जो राजपुताना म्यूजियम में सुरक्षित है, राजपुताना म्यूजियम में सुरक्षित है, याद रख लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं, इस छोटी सी पुस्तक को बिसल देव जैसे वीर का रासो कहना खटकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है भैया, आएगा, ठीक है ना, पक्का आएगा, सोच लेना। इस छोटी सी पुस्तक को बिसल देव जैसे वीर का रासो कहना, इस छोटी सी पुस्तक को बिसल देव जैसे वीर का रासो कहना खटकता है। किसको खटकता है, शुक्ल को, और शुक्ल को सारे ही खटकते हैं, ठीक है ना। पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया है, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है कि केवल गाने के लिए लिखा गया, इसलिए इसको माफ करो और इसको मान लो कि यह बिसल देव का ही है, इसलिए उस विवाद में मत पड़ो जो मैं पहले कह कर गया था, ठीक है ना। ये याद रख लेना, ऐसा का ऐसा कथन पूछा जा सकता है कि उपयुक्त कथन किसका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बार फिर कहते हैं, क्या कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देख लेते हैं ठोक बजाकर। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है। अब साहित्यिक नहीं है, अब साहित्यिक नहीं है, क्यों नहीं है, आपको बता दूं कि इन्होंने क्या किया, इसको अपभ्रंश में स्थान दिया है, बिसल देव रासो को अपभ्रंश काव्य में। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। साहित्य की सामान्य भाषा पिंगल ही थी, जो हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। ये याद रख लेना, ऐसे कैसे कथन याद रख लेना, ठीक है ना। राजस्थानी को साहित्य की श्रेणी मानने को नहीं, शुक्ल जी हाँ तो गलत काम कर दिया भैया। राजस्थानी तो साहित्य की भाषा है, राजस्थानी रासो और राजस्थानी को अलग कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। हिंदी के सभी कोर्स पर 90% छूट है, टेस्ट सीरीज है 199 रुपए में, ठीक है ना। हिंदी व्याख्याता के 100 टेस्ट मिलेंगे,
वरिष्ठ अध्यापक के 100 टेस्ट मिलेंगे, वीडियो टेस्ट मिलेंगे, लगभग 125 घंटों की क्लास रहेगी। ज़्यादा मैं आपका टाइम लूँगा नहीं, 125 घंटों की क्लास रहेगी। पूरा पाठ्यक्रम करवाया जाएगा। व्याकरण हुआ, फिर उसके बाद हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास हुआ, फिर काव्य शास्त्र हुआ, फिर रचनाएं हुई, ये सभी करवाए जाएंगे। डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य शुक्ल की टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, वो भी आप ले सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो क्लासें हैं, पूरा विस्तार से प्रत्येक प्रश्न को पूरा विस्तार से करवाया गया है, और वो करने के बाद आपको किसी चीज़ को करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी के साथ जय हिंद।